हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th, ठीक है, विज्ञान का 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले, जो कि आप सभी के 4 मार्च को, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, 100% गारंटी है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, ठीक है। यानी अगर आप सभी को साइंस समझ में नहीं आता तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग साइंस में बिल्कुल टॉप कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाले, ठीक है, कैसे आप सभी को जो न्यूमेरिकल होते हैं साइंस के, उसको आपको कैसे कॉपी पर लगाना है। और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी हम ट्रिक बताने वाले, कैसे आप सभी को लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे पूरे लिखित आंसर के साथ आप सभी को बताएंगे ये पूरे पेपर। और ये जो साइंस का पेपर, ये आपका सबसे वायरल पेपर है, ठीक है, क्योंकि इसका जो कोड है वो 801 DA है। और ये कोड का पेपर आपके हर एक जिलों में यही कोड का पेपर इस बार पूछा जाएगा, और सबसे ज्यादा यही कोड का पेपर हर साल आता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को ये जो पेपर है, अगर आप लोग साइंस के इस पेपर को अगर नहीं तैयार किए तो आप लोग कभी भी साइंस में 70 नंबर नहीं ला पाओगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च से पहले मात्र साइंस के 801 DA यानी इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, इस पेपर को देख लेते हैं, ठीक है, तैयार कर लेते हैं, तो वो स्टूडेंट मेरी 100% गारंटी की 4 मार्च को, ठीक है, पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर फोड़ करके आएंगे, बिल्कुल धुआं करके आएंगे, आग लगा करके आएंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं वो 100% गारंटी कि वो बिल्कुल साइंस में टॉप कर जाएंगे, क्योंकि ये जो पेपर बहुत ही वायरल पेपर है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और सबसे वायरल क्वेश्चन का पेपर जो साइंस का है वो यही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अपनी अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। और इसमें जो आपको साइंस के पेपर में यानी बोर्ड पेपर में आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को 4 मार्च से पहले देख रहे हैं वो स्टूडेंट इस पेपर को, ठीक है, एग्जाम के दिन 2:50 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर को पहले से ही तैयार कर चुके हैं, ठीक है। तो और ये जो आपका पेपर रहता है ये पूर्णांक 70 का रहता है। और जितने स्टूडेंट अभी तैयार कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ठीक है, अभी से तैयार कर ले रहे हैं इस पेपर को, तो वो पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर छाप करके आएंगे। सबसे पहले कुछ निर्देश दिए, प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है, इसमें जरूर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इसमें क्या है कि प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ और खंड ब है, ठीक है। खंड आप सभी को जो अ है, इसमें आपके 3 उपखंडों से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसका आंसर OMR सीट पे देना है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। 3 पार्ट आपके साइंस में, तीनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएंगे। और उसके बाद क्या है कि और यहाँ पे जो खंड इस तरीके से दिया है ब, इसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से सभी चीजें दिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से शुरू होता है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, ठीक है। और पर क्वेश्चन 1 नंबर के 20 नंबर के हैं। जितने क्वेश्चन है बहुत ही वायरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके पूरे किताब से ये जो है पेपर, ठीक है, ये पूरी किताब से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, और इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे उपखंड क, यानी आपके जो साइंस का पार्ट फिजिक्स है, ठीक है, भौतिक विज्ञान, उससे स्टार्ट होता है यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि एक लेंस की क्षमता, ठीक है, यानी यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है, 1 डायोप्टर दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। जब इस तरीके से क्षमता वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है, F बराबर 1/P, ये वाला, ठीक है। और ये जो इस समय जो फोकस दूरी है ये इसमें मीटर है, ठीक है। मीटर में इसको हम लोग क्या है कि सेमी में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे F बराबर 100/P, ठीक है, ये क्या है सेमी में है, तो यहाँ पे हम सेमी में ही इसके आंसर को निकालेंगे। अब इस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे फोकस दूरी पूछ रखा है, ठीक है, और बाकी ये P जो है ये डायोप्टर है यानी क्षमता है, तो क्षमता क्या दिया हुआ है, प्लस का 1 दिया है, यानी 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग इस फॉर्मूले में रख दीजिए F बराबर, ठीक है, 100 के क्षमता 1 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 100 सेमी, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, 50 सेमी या 100 सेमी या 25 सेमी या 20 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, यानी 100 सेमी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 मीटर होती है, या 2.5 सेमी होता है, या 25 सेमी होता है, या 2.5 मीटर होता है। देखिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होगी वो 25 सेमी होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ठीक है, क्या होता है, शून्य हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी जब लघु पतन होता है तो उस समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है चौथा, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो वो ग्राफ जो होगा यानी एक सरल रेखा वाला होगा, या वृत्त या अर्धवृत्त, या लगातार दिशा बदलती रेखा। ठीक है, नहीं, बिल्कुल सरल रेखा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा है, किसी धारावाही चालक के में बहने वाली धारा I तथा लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को B से शो करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया हो तो उस पे लगने वाला जो बल होगा यानी F जो होगा वो उससे रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है, देखिए F बराबर IBL। ठीक है, ये हो जाएगा F बराबर IBL, या अगर आप लोग यहाँ पे साइन थीटा भी होता है तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया है, साइन थीटा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो सिर्फ आपको F बराबर IBL लिखना है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, F बराबर IBL। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए छठवां नंबर का, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना है। ठीक है, क्या है, लंबाई के 3 गुना है करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध अगर वो 3 गुना है, ठीक है, तो उसका जो प्रतिरोध हो जाता है वो उसके दुगुना हो जाता है। ठीक है, 3 गुना का दुगुना यानी 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी क्योंकि जो लंबाई जब बढ़ेगी ना तो उसका जो प्रतिरोध जाएगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है, तो वो भी सरल रेखा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से उपखंड ख से आ गया, यानी यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है ये आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, और देखिए जल का पीएच मान क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, और जो 7 होता है ये उदासीन होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 9 सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 होती है कि 1 या 3 या 0, तो वो 2 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखिए H2SO4 इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला राइट है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम क्या है। ठीक है, यानी यूरेनियम है क्षार धातु है, अधातु है, रेडियो एक्टिव तत्व है या गैस है। तो देखिए जो यूरेनियम है ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होगा। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक यानी तेजाब। ठीक है, तो देखिए H2SO4 एक अम्ली है, तो अम्ली का क्या होता है पीएच मान, हमने आपको बताया 7 से कम, तो ऑप्शन नंबर भी राइट है। अगला क्वेश्चन है, 12 जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। धावन सोडा, फिक्ट्री, बेकिंग सोडा, विरंजक चूड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरंजक चूड़ यानी CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका यूज ही ये जल को जीवाणु रहित यानी जल को साफ करने में किया जाता है। ठीक है, विरंजक चूड़ का यूज। अगला क्वेश्चन है, 13 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम आप सभी को बताना है। ठीक है, सबसे पहले यूरिया बना था। ठीक है, NH2CONH2 सबसे पहले जो बना था वो यूरिया बना, 2CONH2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14,
पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। इसमें जो जाइलम है ये क्या है, यानी किसके लिए उत्तरदायी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम और यहाँ पे फ्लोएम, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिए, जाइलम का मतलब यानी जल, ठीक है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? जल का वहन यानी जल का संवहन के लिए, और फ्लोएम जो है वो भोजन के संवहन के लिए या वहन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है 15, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मस्तिष्क जो है ना वो सभी के लिए, सभी चीजों के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है 17 नंबर का क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में आप सभी के पूछे जाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन, और आप सभी को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में। देखिए, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, कम करने वाली प्रक्रिया जो है वो श्वसन कहलाता है, या प्रकाश संश्लेषण, या वाष्पोत्सर्जन, या रसारोहण, तो वो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आप लोग प्रकाश संश्लेषण के जो है सूत्र भी आप लोग तैयार कर लो, यानी उसकी रिएक्शन है उसको भी आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 18, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम से, ठीक है, कार्टेक्स से, फ्लोएम से, या मज्जा से। तो देखिए क्या होता है, ये फ्लोएम से होता है। हमने आपको बताया ना, खाद्य पदार्थों यानी भोजन का संवहन किससे होता है? पेड़ पौधे में, तो वो फ्लोएम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बता रहे सभी 100% बिल्कुल, ठीक है, वायरल क्वेश्चन है और आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट न कि बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, टॉप करते हैं, न कि वो जिले टॉप करते, बल्कि वो प्रदेश टॉपर बनते, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते। जितने भी स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते वो हमारे चैनल से ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी टॉप करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी आप लोग पेपर को तैयार कर लो। 100% आप लोग भी टॉप कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि हम खुद एक टॉपर है और बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी अब बनाते हैं, पेपर भी बनाते हैं, ठीक है। और क्या है कि आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर भी है पिछले 5 सालों से। तो आप सभी लोग को जितना हम एक्सपीरियंस के साथ बता देंगे कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। और जो हम क्वेश्चन बताएंगे 100% आपके पेपर में आने वाला है, सभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? जो एक्स वाई होता है, या एक्स एक्स, ठीक है, या एक्स या वाई, तो वो एक्स वाई होता है, और मादा में एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है, 45, 46 या 47, तो वो, ठीक है, 46 होती है। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, बहुत पहले से आप लोग को ये 8 होट से ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 से ही आते हैं, तो आप लोग इसको तैयार कर लो। अगला देखिए, यहाँ से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है, यानी उपखंड क से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और ये भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए पहले का क क्वेश्चन दिया, किसी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेत्र की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी यानी एफ को समायो करके, यानी समायोजित करके, ठीक है, समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। आप सभी लोग जान गए। जैसे क्या है कि जो नेत्र होता है ना, उसमें उसकी जो पुतली होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में वो बड़ा हो जाता है, जिससे कि फोकस दूरी उसकी बड़ी हो जाती है, जिससे प्रकाश अधिक जाते हैं, जिससे आपको अंधेरे में कोई वस्तु टार्च मारने पर दिखाई देने लगती है। और जैसे ही आप लोग घर के बाहर आओगे यानी प्रकाश में आओगे, वो जो पुतली होती है, ठीक है, जो नेत्र होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि आप लोग प्रकाश में आ गए, घर के बाहर आ गए, ठीक है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जा ही रहा है, तो अब आपको कोई भी चीजें जो है स्पष्ट दिखाई रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो पुतली छोटी हो जाती है। तो उसको सुकुड़ जो है फोकस दूरी यानी को कम और बेसी करना, अधिक कम और अधिक करना, ठीक है, और यानी फैलना और सिकुड़ना नेत्र लेंस का, ठीक है, ये क्या है, नेत्र की
समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, यही चीजें, तो वही चीजें यहाँ पे कहा गया, आप लोग पूरा इसको तैयार कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन है ख, यहाँ पे किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, ठीक है, 0.5 एम्पियर की धारा यानी आई का मान यहाँ पे दिया है, आई का मान, धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश मीन्स की क्यू का मान, ठीक है, क्यू का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, क्यू के मान का आपको गणना करना है। तो आपको ये सूत्र जरूर याद होगा कि क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ठीक है, अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप लोग इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए हमें क्यू का मान यानी आवेश का मान को निकालना है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में इस जो भी मान है उसको सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई का मान दिया हुआ है, यहाँ पे हमने बताया आपको एम्पियर यानी धारा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 इसका मान दिया है और यहाँ पे क्या है 10 मिनट दिया। देखिए ये जो 10 मिनट है ना, ये जो 10 मिनट है इसको हम सेकेंड में बदलेंगे। ठीक है, सेकेंड में बदलने के लिए 10 इंटू 60 सेकेंड से इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 600 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 600 सेकेंड यहाँ पे है। अब इसको हम इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बता दिया ना, अब यहाँ पे जगह यहाँ पे लिख देते हैं Q बराबर यहाँ पे आई का मान 0.5 इंटू ये जो T है, ये समय जो है, ठीक है, मिनट में था 10 मिनट, तो इसको हमने सेकेंड में बदला है, तो ये T बराबर यहाँ से हमारा 600 सेकेंड निकल कर आया है। ठीक है, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे 600। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपको 6 5 30 करना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 300 सेकेंड। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी सेकेंड नहीं 300 कूलाम। ठीक है, क्योंकि जो ये Q है ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इस तरीके से, तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग इसको, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाइएगा। बहुत ही, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है तो कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लो, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं हमेशा। अगला है देखिए यहाँ पे दूसरे का क है। ठीक है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, यानी अवतल लेंस है तो इसका फोकस दूरी माइनस में रहेगा, -15 सेमी। ठीक है, फोकस दूरी को यप से दिखाते हैं। उसके बाद वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि उसका प्रतिबिंब, यानी वस्तु की दूरी जो है बराबर क्वेश्चन मार्क, ये नहीं दिया है, वस्तु की दूरी को इस तरीके से दिखाते हैं यू से, इसकी दूरी नहीं दिया है। उसके बाद अब देखिए उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बने। अब यानी प्रतिबिंब का मतलब यहाँ पे भी का मान दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है कितना 10, और ये अवतल लेंस है तो इसका जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो माइनस में ही होगी। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आवर्धन जो है यानी यम का मान आप सभी को ज्ञात करना है, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आप सभी को क्या करना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र होता है। ठीक है, अगर ये सूत्र आपको याद है लेंस का तो आप लोग इसको आराम से लगा लोगे, बहुत ही इजी तरीके से लगा लोगे। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र को हम पक्षांतर करते हैं, यानी हमें जो वस्तु की दूरी है वो नहीं दिया है तो इसको हम इनके साथ में क्यों रखेंगे, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, चलो भाई आप हट जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/u बराबर, ठीक है, 1/u बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1/u बराबर 1/-v और यहाँ पे माइनस का यफ। ठीक है, ये तो है आपका, ऐसे हम इसको पक्षांतर कर देते हैं। अब इसी पर हम क्या करेंगे, ये सभी मानों को रख देते हैं। तो यहाँ पे 1/u का मान तो बिल्कुल भी नहीं दिया है, इसको रखना ही नहीं है। 1/v का मान दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस का 10। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा -1/, यहाँ पे इसका मान जो फोकस है इसका मान -15 है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, और ये यहाँ पे देखिए ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसी जगह पे ये यफ जो है ये इधर आया है तो ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया, और ये तो मान में ही दिया है क्योंकि ये अवतल लेंस है तो इसमें जो प्रतिबिंब है उसको माइनस में रखते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको यानी ये माइनस और यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/u बराबर 1/के माइनस का 10 और यहाँ पे प्लस 1/के 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना, जो
10 और 15 दोनों से कट जाए तो वो 30 है, ठीक है। और यहाँ पे 10 तिहाई 30 माइनस में है तो 3 और प्लस यहाँ पे 15 दूना के 30, तो यहाँ पे हो गया। अब -3 बड़ा है तो -3 में से प्लस का 2 गया, 1 बचा और चिन्ह जो बड़ा संख्या रहेगा उसी का लिखाएगा, तो माइनस बड़ा है यहाँ -3, तो यहाँ पे -1 बटा के 30 बचेगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी u बराबर जो मान आया है वो -30 सेमी आया है। वस्तु की दूरी कितना है? -30 सेमी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आवर्धन पूछ रखा है, तो आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है आप लोग को ये तैयार रखना है, याद रखना है। यम बराबर, ठीक है, यहाँ पे v बटा के u, इसी सूत्र पे अब आपको रख देना है। यम बराबर, और v का मान क्या है? v का मान यहाँ पे 10 है और u का मान अभी तुरंत आया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30। और यहाँ पे क्या है कि u का मान में, ठीक है, माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जो क्षमता होगा वो प्लस में ही रहेगा, तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 10 एकम 10, 10 तिहाई 30, ठीक है, यानी यम बराबर क्या आ गया यहाँ पे? 1 बटा के 3, ये इसका आंसर हो गया। और इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यम बराबर कितना आ गया? यम बराबर जब आप लोग इसमें भाग दोगे तो ये हो गया 0.33, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, जैसे हमने लगाया वैसे आप सभी को लगाना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग स्क्रीनशॉट क्या लोगे, इतने बारीकी से हम समझा रहे हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको चुटकियों में लगा लोगे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और इसे किस तरह दूर किया जा सकता है, स्पष्ट किरण आरेख आप सभी को बना करके इसको समझाना है, ठीक है। और ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ये भी कितने नंबर का था? 4 नंबर का था, ठीक है। और इसके बाद ये भी कितने नंबर का था? 2 नंबर का। और बाकी ये ऊपर वाला कितने नंबर का था? 2 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से सभी आप लोग नंबर को भी ऐसे देख लो कि हाँ इतने इतने नंबर के आते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग ऐसे निकट दृष्टि दोष लिखना है। अब देखिए इस दोष से पीड़ित मनुष्य को यानी व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती, यानी अगर किसी को ये निकट दृष्टि दोष है तो वो हमारी वीडियो को देख पा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पास की है, यानी पास की वस्तुएं उसको दिखाई दे रही होगी। परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी अगर हम कह रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो जिसको निकट दृष्टि दोष है वो इसको पढ़ लेगा कि हाँ ये निकट दृष्टि दोष लिखा गया है, ठीक है, जिसकी आंख में निकट दृष्टि दोष हुआ है। लेकिन अगर हम यानी यहाँ से थोड़ी दूर पे, यानी क्या है कि हम आपको थोड़ी सी दूर पे 100 मीटर पे, ठीक है, या थोड़ी सी दूर पे अगर एक बैल खड़ा है, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि वो क्या है, एक गाय खड़ी है, वो क्या है, तो आप लोग उसको यानी जिसको ये निकट दृष्टि दोष है वो उसको नहीं पहचान पाएगा कि हाँ वो बैल है या गाय है या क्या है, ठीक है। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष जिसको है उसको इस तरीके से प्रॉब्लम होगी। तो यही बात है, दूर से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास में आ जाता है, ठीक है, यही है निकट दृष्टि दोष, इसी को कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, ठीक है, इसमें क्या है कि चित्र में अनंत से आने वाली किरणें, यानी अनंत से आने वाली, यहाँ पे है ना अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर फोकस, यानी जो दृष्टि पटल पर फोकस ना होकर के ये जो दृष्टि पटल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फोकस ना होकर के क्या हो जा रही है, इससे पहले यानी P बिंदु पर फोकस हो जाती है, हो गई, ठीक है, इसलिए दृष्टिपटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। यानी अगर यहाँ पर ये दोनों किरणें आकर इस बिंदु पर मिलती रेटिना पर, तब जाके वो जो बैल है वो अच्छे तरीके से दिखता है, यानी जो दूर की वस्तु है वो अच्छे तरीके से दिखता। लेकिन ये क्या है, रेटिना पर न बन के उससे पहले ही ये बिंदु P पर बन गई, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, तो बताओ कैसे स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं न देगा। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है। बस आप लोग ऐसे ही एक यहाँ पे ये नेत्र गोलक है, ठीक है, यहाँ पे इसमें नेत्र लेंस लगी हुई है, यहाँ पे रेटिना होती है, यहाँ से 2 किरणें डाली जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है, उत्तल लेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है इस तरीके से। बस यही सब चीजें हैं, आप सभी को इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। ये उत्तल लेंस लगा हुआ है इसमें।
अब इसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है और इसके निवारण क्या है, दूर करने का उपाय पूछ रखा था क्वेश्चन में। तो पहला क्या है कि नेत्र लेंस के पृष्ठकों की वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। नेत्र लेंस के गोलों का व्यास जो है बढ़ जाता है तथा नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, वही बात है। निवारण क्या है देखिए, यानी दूर कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस, यानी ये जो है ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है, ठीक है। और मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है कमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम दूर करने के लिए, यानी ये जो निकट दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए हम इस तरीके से एक फोकस दूरी वाला, यहाँ पे बड़ा फोकस दूरी वाला क्या लेंगे, अवतल लेंस लेंगे, ठीक है। अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु यफ से आती प्रतीत होती है। इससे ये किरणें नेत्र के द्वारा, ठीक है, अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु यानी पीत बिंदु आर पर मिल जाती है। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है, ठीक है, और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस तरीके से ये जो है ना, ये चीजें जो होता है ये प्रकाश को, यानी प्रकाश को ये फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे यप से ऐसे आती हुई प्रतीत होती है और ये बन जाता है रेटिना पर, जिससे कि वो दूर की जो भी चीजें थी वो उसको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यही किरण आरेख है, ठीक है, यही आपको बनाना है। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी यल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस प्रतिरोध के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा अनुप्रस्थ जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है, ठीक है। इसको आप सभी को हल करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध जो है, यहाँ पे हम प्रतिरोध R मान लेते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो, यानी इसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, इंटू L/A। ये इसका फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता के संबंध में, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला और ये रो बना हुआ है। अब देखिए क्या है, प्रतिरोध यहाँ पे दिया हुआ है, यानी किसी 4 ओम प्रतिरोधक, यानी यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 4 बराबर रो का मान नहीं दिया हुआ है इंटू, ठीक है, L/A, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लंबाई L और यहाँ पे A दिया हुआ है, ठीक है, और 4 यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का मान यहाँ पे 4 ओम दिया हुआ है और लंबाई L और A दिया हुआ है। तो इस तरीके से हो गया लंबाई L/A। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, पहला। उसके बाद देखिए अब यहां से, यानी दूसरा क्या हो जाएगा कि तार का प्रतिरोध, यानी यहाँ पे क्या हो गया अब कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a। इसका अब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर रो इंटू L, ठीक है, और क्या है L/2 तो अपने जगह पर रहेगा और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने L/2 लिखा है, ठीक है। L/2 का मतलब यहाँ पे जो दिया ना मान L/2, इसको हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे L/2 और L/2 जब लंबाई हो जाता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाती है, 2a हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया 2 और a, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यानी यहाँ पे लंबाई चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि हम R बराबर इस तरीके से, ये R है और इसको हम R' मान लेते हैं, डबल-, ठीक है। तो अब इसको यानी क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में समीकरण 1 जो है इससे हम इसमें रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, R बराबर रो इंटू L/A, ठीक है, और गुणित 1/, यानी 2 दूना के ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए R बराबर, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो रो है यानी इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी अब देखिए यहाँ पे जो है रो इंटू L/A ये, ठीक है, यानी इस पूरे के बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी ये जो है इस पूरे के बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और इंटू, अब इसको हमने क्या लिख दिया
4 लिख दिया तो 4 इंटू यहाँ पे 4 बचा हुआ है, ठीक है, यानी 1/4 यहाँ पे बचा हुआ है। तो इस तरीके से 1/4 हो गया और ये इससे 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पे R बराबर क्या आ गया, R बराबर 1 ओम आ गया, ठीक है। इस तरीके से यही आंसर है, आप लोग इसको इसी तरीके से लगाना। देखिए ख क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, ठीक है, यानी 4 ओम प्रतिरोध, यह R का मान दे दिया, प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर यानी V तथा धारा I का मान आप सभी को ज्ञात करना है। सबसे पहले ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V का स्क्वायर बटे के R होता है, ठीक है। इस सूत्र से आप सभी को निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी P बराबर V का स्क्वायर का मतलब जो P है ये ऊष्मा को दिखा रहा है, ठीक है, हीट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से P जो है यानी ऊष्मा का मान दिया हुआ है कितना, 400 जूल। हमने आपको बताया P बराबर कितना दिया था, 400 जूल। और यहाँ पे R का मान भी दिया था कितना, 4 ओम दिया था। और V का मान नहीं दिया है क्योंकि V का मान और धारा का मान पूछ रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सूत्र को हम पक्षांतर जब करेंगे तो V का स्क्वायर और ये जो R है ये बराबर के इधर जाएगा तो ये P के क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो V बराबर P इंटू R हो जाएगा, ठीक है। अब V का स्क्वायर बराबर P का मान रख देंगे हम 400 और यहाँ पे इस R का मान क्या था, यानी 4 ओम दिया था तो 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। V का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, 1600 हो जाएगा। अब हमें V बराबर स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1600। अब V बराबर देखिए 1600 को अंडर रूट के बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 40 वोल्ट। यहाँ पे V का मान निकल गया यानी विभवांतर निकल गया। अब विभवांतर निकल गया तो आप लोग धारा को भी निकाल दोगे, यानी V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे V का मान दिया हुआ है, धारा का मान पूछ रखा था, V का मान हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है, 40, ठीक है। और बराबर यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, I का मान हमें नहीं पता है, इंटू R का मान था क्वेश्चन में दिया है 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा बराबर के तो बटे में हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा, ठीक है, I इक्वल हो जाएगा 40 बटे के 4। अब इस 4 से ये 4 चला गया, ठीक है, खत्म हो गया, बाय बाय हो गया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 और धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। तो I बराबर 10 एम्पियर, यही है, बहुत ही इजी है। फॉर्मूला याद है तो आप लोग कहीं भी फिट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आपको लगाना है कि अथवा क्वेश्चन दिया है, यानी आप लोग पहला वाला जो हम आपको ये बताए इसको आप लोग कीजिए या अदरवाइज आप लोग इस अथवा वाले क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी ख का अथवा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, आपको परिपथ में ज्ञात करना है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, और फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में है परिपथ में कुल धारा, और तीसरे में है कि A और B के बीच आपको विभवांतर V को ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है परिपथ, ठीक है, बना हुआ है सर्किट, इसी में आप सभी को हल करना है। सबसे पहले कि आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है आप सभी को। सबसे पहले देखिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो समांतर क्रम में है, सीरीज में है या समांतर क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये दोनों जो है इस तरीके से ये सीरीज में जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे श्रेणी क्रम में ये दोनों जुड़ी हुई है, तो जो श्रेणी क्रम है उसका सूत्र क्या होता है, R बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2, यही होता है। अब R बराबर हम R1 का मान यहाँ पे लिखेंगे 2 और प्लस R2 का मान कितना है, 2, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों जुड़ करके 4 ओम हो गए। अभी भी तुल्य प्रतिरोध नहीं निकला है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कि जितना भी इसमें प्रतिरोध है सभी को जोड़ना है, आपको सभी को हल करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या है,
अब यहाँ पे यानी इस सर्किट को, अब इस सर्किट में ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक सर्किट ऐसे से एक प्रतिरोध जुड़ा रहेगा जो कि 4 ओम ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ओम और 4 ओम यहाँ पे दिया है, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर है यानी समांतर क्रम में हो गए। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, पहले वाले क्वेश्चन का हल यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए समांतर क्रम का सूत्र 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, यही होता है। अब 1/r और यहाँ पे इक्विवेलेंट बराबर हम लोग निकाल रहे हैं यानी तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। ठीक है, 1/r1 का मान 4 प्लस 1/r2 का मान भी 4 दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, दोनों के हर समान है, किसी एक को लिख दो और जिसके हर समान रहते हैं ऊपर जितने भी अंक होते हैं ये जुड़ जाते हैं। तो 1 और 1 2, तो 2 हो गया यहाँ पे। तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। ठीक है, यानी यहाँ पे R इक्विवेलेंट यानी R का मान यहाँ पे 2 ओम निकल गया। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन का यानी पहला जो पॉइंट था उसका आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, परिपथ में कुल धारा आपको ज्ञात करना है। कुल धारा का मतलब कुल प्रतिरोध भी आपको रखना है वहां पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू R होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे भी जो यानी I का मान हमें ज्ञात करना है तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। इसी सूत्र पे अब आपको रखना है, धारा निकल जाएगा। तो देखिए I यानी धारा और V इसमें दिया है चित्र में, यानी यहाँ पे दिया हुआ है, विभवांतर 2 दिया हुआ है। तो अब आपको 2 लिख देना है, बाकी नीचे R तुल्य प्रतिरोध कितना निकला यानी कुल प्रतिरोध 2 ओम है, 2 ओम आपको रख देना। ये क्या हो गए, खत्म हो गए। I बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर आ गया। I बराबर यानी धारा बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आंसर सेकेंड वाले का। उसके बाद देखिए तीसरा है इसमें कि A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर, A और B यानी सिर्फ आपको ये ओम के ये जो प्रतिरोध है इसके बीच आपको विभवांतर को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रतिरोध में आपको A और B पूछ रखा है, A और B के बीच का ही विभवांतर ज्ञात करना है। तो सिर्फ आपको यानी जो R का मान है वहां पे सिर्फ 4 ओम रखना है और विभवांतर 2 रख देना है। देखिए V बराबर क्या होता है, I इंटू R, और V के मान को ही ज्ञात करना है। तो V बराबर I का मान कितना निकला है, यहाँ पे 1 एम्पियर निकला है। तो 1 इंटू R का मान 4 था। ठीक है, तो V बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 वोल्ट। ये टोटल इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से हल कर सकते हो। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये टोटल कितने नंबर का है, ठीक है, ये टोटल कितने नंबर का है, तो 2 4 6। ठीक है, यानी टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन। देखिए उपखंड ख यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र आप सभी को लिखना है। ये 2 नंबर के पेपर में आएंगे आपके। दिया है प्रोपेन टू आल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यानी यहाँ पे जो यन जो है यानी ये कार्बन की संख्या को दिखाता है। तो पहले कार्बन को कहते हैं मेथेन। ठीक है, दूसरे कार्बन को एथेन और तीसरे कार्बन को कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, यानी मेथ एथ प्रोप, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी प्रोपेन दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3C3H8O, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये किस पे निकला है, तो इसका सूत्र जो होता है यानी एल्केन समूह का वो होता है CnH2n+2O। ठीक है, ये सूत्र होता है एल्केन समूह का। अब देखिए C है और इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे क्या है कि ये प्रोपेन है। ठीक है, यानी इसमें कार्बन की संख्या 3 है। तो यहाँ पे यन की जगह यन क्या कर रहा है, ये कार्बन की संख्या को दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको यन की जगह 3 रखना है प्लस H2 और यन है यहाँ पे, यन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, कार्बन की संख्या 3। तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू, ये इसके गुणे में है तो यहाँ पे 3 प्लस का 2 और O।
तो यहाँ पे हो जाएगा 3C3 और H 3 दूना के 6 और 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, तो 8O। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ऊपर निकला है ये निकला है। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। अभी तक आप लोग सूत्र देख रहे हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में संरचनात्मक सूत्र पूछ रखा है। तो देखिए संरचनात्मक सूत्र क्या करना है आपको, पहले की आपको यहाँ पे इसी को बनाना है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका प्रोपेन टू आल का सूत्र है। अब यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले कि कार्बन की संख्या 3 है, तो आपको यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 लिख देना है और इसके बीच में ऐसे आपको एकल बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को क्या करना है, सभी जगह आपको यानी इसके हर एक यहाँ पे तीनों जगह आपको हाइड्रोजन को लटका देना है। ठीक है, ऐसे। और इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपको लटका देना है। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रोपेन यानी प्रोपेन टू आल दिया था। ठीक है, अब यहां से आपको काउंट करना है 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा और क्या है 2 आल यानी दूसरे नंबर पे आल समूह OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, एल्कोहलिक समूह। तो यहाँ पे इधर से हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला और दूसरा यानी इसी जगह आपको OH समूह को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा संरचनात्मक सूत्र। आपको ऐसे ही बनाना है प्रोपेन टू आल का संरचनात्मक सूत्र। अब इसके बाद अगला क्या था, अगला है यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये ओइक समूह है, ओइक समूह, ओइक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको COOH भी कहते हैं, यानी इसका जो क्रियात्मक समूह है वो COOH है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी यानी दूसरे नंबर पर OH समूह जुड़ा हुआ है और उसके बाद प्रोपेनोइक 3 कार्बन को, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन जुड़े रहेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CH और यहाँ पे ओइक समूह जुड़ा रहेगा, क्रियात्मक समूह COOH। और पहला यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। दूसरे नंबर पे एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है यानी OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। यानी इसको अगर आप लोग पढ़ोगे तो 1 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 प्रोपेनोइक 3 कार्बन को प्रोप और यहाँ पे COOH यानी ओइक समूह जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनोइक अम्ल। तो यही हो गया संरचनात्मक सूत्र। आपको ऐसे ही बना लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 5 का कैलामीन से यानी कैलामाइन से जेडियन जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है, 2 नंबर का है। ठीक है, सबसे पहला कि ये जो कैलामीन दिया या कैलामाइन इसे कहते हैं, ये जो है ये जेडियन CO3 को कहते हैं। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को कैलामीन कहते हैं। आप लोग को ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 5वें का क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको समीकरण यहाँ पे देना है। सबसे पहले कि हो जाएगा यानी आपको किस तरीके से इससे जिंक का निष्कर्षण किया जाता है, जेडीएन का निष्कर्षण किया जाता है, जेडीएन का। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जब इसको हम ताप देते हैं, उच्च ताप और दाब देते हैं, तो यहाँ पे JDNO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग JDNO की जो है रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, तो यहाँ पे हमें JDN यानी जिंक प्राप्त होता है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। तो इस तरीके से यही है, यानी इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको जिंक को प्राप्त करना है यानी निष्कर्षण करना है। ठीक है, यही है पूरा सूत्र दोनों, आप लोग इसको तैयार कर लो, यही रासायनिक समीकरण। अगला देखिए 6 का क्वेश्चन, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां रासायनिक समीकरण सहित आपको लिखना है, 2 नंबर का है। देखिए क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा बनाना है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक, तो यहाँ पे NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र बेकिंग सोडा का सूत्र, इससे खाने का सोडा भी कहते हैं, जैसे जो डबल रोटी बनता है ना, पाव रोटी वगैरह, उसमें डाला जाता है बेकिंग सोडा, जिससे वो फूल जाती है अच्छी तरीके से। तो वही चीज है, यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज किचन में भी होता है, आप लोग के भी होगा। ठीक है, देखे होंगे भी आप लोग, व्हाइट पाउडर होता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसी को हमें प्राप्त करना है। कैसे कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? पहला कि Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से CO2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे, ठीक है, किसमें, यानी H2O की उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पे NaHCO3 प्राप्त होगा हमें इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, प्लस यहाँ पे NH3, यानी अमोनिया से कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा NH4Cl प्राप्त होगा और प्लस हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। तो यही दोनों है, आप लोग दोनों को तैयार कर लो, दोनों रिएक्शन है बेकिंग सोडा बनाने का। एक ख क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रियात्मक समूह को समझाइए, ठीक है, जैसे COOH हो गया, OH हो गया, ठीक है, यहाँ पे CHO हो गया, ये सब समूह जो होते हैं, यानी जो तत्वों के पीछे लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हीं को क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से, बाकी ठीक है बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल पे इसका आंसर बना हुआ है, आप लोग क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है पूरी आंसर के साथ, उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग प्लेलिस्ट में। सेकेंड है यहाँ पे कॉपर के एक अयस्क का नाम आपको और सूत्र भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कि कॉपर का मुख्य अयस्क जो है वो कॉपर पायराइट है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए हम आपको यही सबसे पहले बता देते। क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कि कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो कॉपर पायराइट है, इसका जो सूत्र होता है वो CuFeS2 होता है, ठीक है। तो किसी एक अयस्क का बोला है तो आप लोग इसको लिख लो। बाकी कॉपर ग्लास भी होता है जिसका सूत्र Cu2S होता है, ठीक है। 7 नंबर का निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। सजातीय श्रेणी, कार्बन की चतुस्संयोजकता और साबुनीकरण, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे बन चुकी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और भी हमने साइंस का पेपर बताया, उसमें भी आंसर आपको इसका मिल जाएगा। अगला अथवा दिया, यानी आप लोग वो जो था सजातीय श्रेणी, कार्बन और साबुनीकरण, उसको कीजिए, अथवा में इस वाले क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। ये टोटल आप सभी का 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए ये वाला आपके लिए काफी इजी है, तो यही वाला आप लोग कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को आपको संतुलित करना है, ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ आपको संतुलित करना है। तो यहाँ पे क्या है, यानी इधर जो है, ये जो एरो है तीर के निशान, इधर जितने भी तत्वों की संख्या होनी चाहिए इतना इधर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे Cu2 यानी Cu2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी Cu2 है, और यहाँ पे क्या है SO2 है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन इधर है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या इधर सिर्फ 2 है। तो इसको आपको संतुलित करना है। पहले यहाँ पे आपको 2 कर देना है, और यहाँ पे आपको 3, ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 कर देना है, और यहाँ पे आप सभी को 2 कर देना है, ठीक है। ये संतुलित हो गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको 6 कर देना है, यहाँ पे आपको 8 कर देना है, और ये हो गया, और यहाँ पे आपको 6 कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सोडियम के आगे 2 कर दो आप लोग, और इसके आगे आप लोग 2 कर दीजिए, और यहाँ पे इसके आगे भी 2 कर दो आप लोग, बस हो गया संतुलित। और इसके बाद ये जो है, ये बस यहाँ पे 2 कर दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि H2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से बस यही करना है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे उपखंड यहाँ पे ग आता है, यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन, 8 नंबर का है क क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर आपको संक्षेप में समझाना है, 2 नंबर का है। स्वपोषी पोषण यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को हमारे ऐसे और भी, ठीक है, 1-2 आपको साइंस के पेपर मिल जाएंगे, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, और बाकी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर में भी मिल जाएगा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ख क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, 2 नंबर का है। इसका भी आपको और भी जो पेपर बताएं साइंस का, प्लेलिस्ट से आपको उसको देख लेना है, उसमें आंसर मिल जाएगा। अगला देखिए है मेंडल के प्रभाविता नियम से आप क्या समझते हैं।
और द्विसंकर संकरण के चित्र की सहायता से आपको स्पष्ट करना है। 4 नंबर का है। 10वां क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन का मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गए ना, उसके किसी यानी टहनियां हो गई, ठीक है, उसके पत्तों से नए पौधे उत्पन्न करना, उसके डंठियों से नए पौधे तैयार करना, ठीक है, यही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसकी विधियों का उदाहरण देकर आपको यहाँ पे वर्णन करना है। 4 नंबर का है, ठीक है। अगला है एटीपी क्या है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इससे क्या उपयोग है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। सभी आंसर हमारे चैनल पे बने हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। बाकी आप लोग इसको क्वेश्चन बैंक से भी टिक लगा लो, वहां से आप लोग इसको तैयार कर लेना। अथवा है विकाणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग अंडाशय का चित्र, ठीक है, इसके अलावा आप लोग मानव के हृदय का चित्र, आप लोग ये सब चीजें तैयार कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सभी को तैयार कर लेना। बाकी अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हो साइंस का, तो आपको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग फॉलो कर लो और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए डियर। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।